हेलो हेलो। तो सादा न्यूज की कोशिश ये थी कि एक सेगमेंट एजुकेशन पे चर्चा की जाए और दूसरे सेगमेंट में हेल्थ, क्योंकि किसी भी समाज में महत्वपूर्ण योगदान एजुकेशन और हेल्थ का रहता है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। और मुझे लगता है कि हेल्थ में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अभी बहुत सारे जो काम हुए हैं उस पर चर्चा की जानी चाहिए कि क्या अभी मौजूदा स्थिति है, चुनौतियां क्या देखने को मिल रही है। बस अपने सीएमएचओ साहब हैं मनोज जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ऐसे दुर्ग तो पहले से ही काफी एडवांस रहा है हेल्थ के मामलों में, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने की आवश्यकता है, क्या लगता है आपको? मैं साधना न्यूज़ का इस आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जिस तरह से आपने कहा कि दुर्ग पहले से ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे रहा है। स्वास्थ्य का जो विषय है वो बहुत कुछ जागरूकता और शिक्षा से जुड़ा होता है। स्वास्थ्य में मुख्यतः दो पहलू होते हैं, एक तो रोकथाम वाला पहलू या हम बीमार ना ही पड़ें वो वाला पहलू, और दूसरा अगर बीमार पड़ गए तो उपचार वाला पहलू। रोकथाम वाले पहलू के लिए जागरूकता, शिक्षा, स्वस्थ जीवन शैली यह आवश्यक है। उसके बाद अगर उसके बावजूद कोई बीमारी आ गई तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्वास्थ्य का वह उपयोग में आता है और वहां पे उसका उपचार किया जाता है। तो इस दोनों ही दृष्टि से दुर्ग जिला समृद्ध है। पोस्ट कोरोना आपने क्या समझा, क्या सिनारियो चेंज हुए हैं पोस्ट कोरोना, कोरोना के बाद? कोरोना के बाद, कोरोना के पीरियड में जो एक आपदा आई थी उसमें स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता और एक चिंता आई थी, और उसमें उसके बाद लोगों की जीवन शैली में काफी परिवर्तन आया है। लोग इन्फेक्शन कंट्रोल पे काफी ध्यान देने लगे हैं। उसके बाद से जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी काफी उन्नति हुई है, और रोकथाम के लिए भी जो कुछ उपाय जो व्यक्तिगत स्तर पे या जो सामूहिक स्तर पर किए जाने हैं वो भी किए जा रहे हैं। डॉक्टर अनुराग, लेकिन अमूमन ये देखने को मिलता है कि एडवांस हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए लोग बाहर चले जाते हैं, स्टेट से बाहर। अभी भी लोगों को विश्वास उतना नहीं जम पाया है। इसके पीछे की आप क्या चुनौतियां देख पाते हैं? नमस्कार। पहले तो मैं साधना न्यूज का धन्यवाद देना चाहूंगा इस मंच को मुझे देने के लिए। आज से कुछ समय पहले की बात है कि हमारे पास कुछ विविध सुविधाएं उपलब्ध थी। कुछ चीजों के लिए नागपुर जाना काफी आम बात हुआ करता था। उसमें कि खास करके होता था लोगों को अपना घुटना बदलवाना, कूल्हे की हड्डी बदलवाना, रीढ़ की हड्डी का कोई इलाज कराना, कैंसर से संबंधित इलाज वगैरह। पर अब ये पुरानी बात हो चुकी है। ऐसा कोई एकाध ही इलाज बचा होगा जो अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हाल फिलहाल में राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं वो काबिले तारीफ है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो अभी महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार बहुत प्रयास कर रही है लेकिन वो कहीं पे भी छत्तीसगढ़ सरकार के आसपास नहीं पहुंच पा रही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के मामले में। अभी आज के स्तर में मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी भी जागरूक होने की आवश्यकता है। जो जागरूकता उन्हें अभी आई है वो अभी भी और होना बाकी है, क्योंकि जिन्हें भी लगता है इलाज महंगा है, मुझे लगता है उन्हें एक बार बीमारी ट्राई करके देखना चाहिए। झोला छाप डॉक्टरों पे विश्वास करेंगे, आपको लगता है कि फिर वो क्या अवेयर हो पाएंगे? देखिए, इलाज जो है वो कहीं से भी मिले, इलाज होना चाहिए, उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। झोला छाप डॉक्टर कहना पहली बात तो एक गलत शब्द है। वो लोग इलाज ही मुहैया करा रहे हैं, कुछ गलत इलाज नहीं हो रहा है। कि जिन्होंने एजुकेशन लिया नहीं है फिर भी इलाज वो कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वो इलाज कर रहे हैं बशर्ते वो इलाज गलत नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कंपाउंडर वो सील देता है, कई बार इस तरह की खबरें भी निकल के बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, काफी सारी चीजें यहाँ की जो छत्तीसगढ़ के इस पे विराम लगना चाहिए। विराम लगना चाहिए और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। इससे पहले सरकार ने, भूतपूर्व सरकार ने कुछ योजनाएं चालू की थी। समय में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम जिन्होंने की थी वो एक अच्छी स्कीम, वो मैं उसी के बारे में बात कर रहा था कि उसमें लोगों को कुछ जानकारी होती थी। अभी लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सही नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि ये इलाज आगे हमारे पास नहीं हो पाएगा, हमें आगे भेजना चाहिए, तो समय रहते इलाज चालू कराना चाहिए। अधिकतर जो मरीज दूर गांव से हमारे पास पहुंचते हैं उनकी स्थिति पहले ही गंभीर हो चुकी होती है, तो उन्हें नॉर्मल करने में काफी ज्यादा समय हमें देना पड़ता है। चलिए डॉक्टर रघुवेंद्र, आप क्या देख पा रहे हैं मौजूदा स्थिति जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं?
जी। सबसे पहले तो साधना न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी स्वास्थ्य पे काफी अच्छा इम्प्रूव हुआ है पहले की तरह से। काफी इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को आसपास ही, उनके आसपास ही बहुत नजदीक ही उनको स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो है बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पहले क्या है, दूर यहाँ से बहुत सारे पेशेंट या तो दूसरे जगह रिफर होते थे या फिर दूसरा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाते थे। लेकिन आजकल पेरी भी आप देखना चाहें, गांव देहात में भी काफी डॉक्टर जो है आजकल सेवाएं दे रहे हैं। तो इस तरह से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। चलिए, मैं डॉक्टर राजश्री मिश्रा के पास आना चाहूंगा। आपसे पहले भी मैं ऑनलाइन बैठ चुका हूं। मुझे लगता है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक लोगों का विश्वास भी होम्योपैथी के प्रति बढ़ा है। साधना न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, मेरा प्रैक्टिस सेक्टर 10 में है और मैं पिछले 3 साल से होम्योपैथी के ऊपर काम कर रहा हूँ। होम्योपैथी एक होलिस्टिक अप्रोच ऑफ पैथी है, जिसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन अलग अलग फील्ड नहीं होता है पढ़ाई के लिए। इसमें कोर्स BHMS होता है। हम लोग होलिस्टिक अप्रोच को मानते हैं। हमारी जो प्रिंसिपल है, वी ट्रीट द मैन नॉट द डिजीज। हम लोग डिजीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते, मैन पे करते हैं, मतलब इम्यूनाइजेशन में। हमारी फील्ड में एक वर्ड है वाइटल फोर्स। इंसान जो बीमार पड़ता है, वाइटल फोर्स कमजोर होने के कारण पड़ता है और हम लोग वाइटल फोर्स को सुधार करने का कोशिश करते हैं। तो ये दवाई से भी होता है और लाइफस्टाइल से होता है। तो मैं जनरली जो लाइफस्टाइल में बहुत सारे पेशेंट को फोकस करता हूँ, लाइफस्टाइल कैसे सुधारा जाए उनका डाइटरी प्लान एंड मेडिकेशन में ध्यान देता हूँ। और पिछले 3 साल से मैं स्पेशली ऑर्थोपेडिक के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें इंक्लूड होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गाउट, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, HLA, ये सब के ऊपर काम कर रहा हूँ। और मुझे अभी पिछले 1 साल पहले दुबई में बेस्ट रिमेटोलॉजिस्ट इन छत्तीसगढ़ इन होम्योपैथी का अवार्ड उसके कारण मिला है। बेड रिडन पेशेंट को मैं उठाया हूँ बिस्तर से। और ये मैं आपकी टीवी से साधना न्यूज की सभी दर्शकों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सभी पैथी आज के दिन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि एलोपैथिक डॉक्टर है और वो भी होम्योपैथी को बहुत प्यार करते हैं और बहुत सपोर्ट भी करते हैं। तो हम आज सभी मिलके एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, तीनों पैथी मिलके लड़ रहे हैं उससे बीमारी को ठीक करने के लिए। तो कोई पैथी में अगर आप निराश हो रहे हैं, अगर एलोपैथिक से आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, आयुर्वेदिक में ट्राई कीजिए, आयुर्वेदिक से ट्राई नहीं हो रहा है तो होम्योपैथिक में ट्राई कीजिए, होम्योपैथिक से नहीं हो रहा है तो एलोपैथिक में ट्राई कीजिए। सभी पैथी अपने अपने जगह में बहुत काम कर रहे हैं और निराश होने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक पैथी से अगर आप ठीक नहीं हुए हो उसका मतलब नहीं है आपकी इलाज नहीं है। आपकी इलाज कहीं ना कहीं है, बस आपको ढूंढने का जरूरत है। निश्चित तौर पर इलाज हर बीमारी का संभव है। लेकिन इन दिनों डॉक्टर मनोज जी, मैं आपसे एक विषय पर चर्चा करना चाहूंगा। पिछले दिनों पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने एक बहुत बड़ी बात भी कही कि जो छोटे मेडिकल सेंटर है गवर्नमेंट के, वो रेफरल सेंटर टाइप के हो गए हैं, सिर्फ रेफर कर देते हैं बड़े हॉस्पिटल की ओर। इससे कुछ बदलाव हो पाया है? ये बात सही है कि जो शासकीय संस्थान है जो दूरस्थ अंचलों में है, वहाँ पे सुविधाओं की कमी अभी धीरे धीरे दुरुस्त हो रही है। और वहाँ पे रेफरल के 2-3 कारण हैं। पहले तो आवागमन का साधन नहीं था, तो जहाँ पे भी जो गांव में मरीज जिस भी संस्था में पहुँच गया, उसी संस्था में उसका उपचार होता था। लेकिन आवागमन के साधन से, लोगों की जागरूकता से, लोगों की अपेक्षा रहती है कि बेहतर से बेहतर संसाधन जहाँ उपलब्ध है वहाँ उपचार करवाएं। यह भी एक पहलू है। इसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर भी कुछ पहलू होते हैं जो रेफरल के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए, जन आरोग्य केंद्र पे आना चाहूंगा। इससे किस तरह का बदलाव आप देख पा रहे हैं जो जन आरोग्य केंद्र खोले गए दूरस्थ अंचलों में? स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच दूरस्थ अंचलों और व्यक्तियों के आसपास तक पहुंचाने के लिए जो जन आरोग्य क्लिनिक और हमर क्लिनिक खोले गए हैं, अभी उनकी संरचना उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाई है, लेकिन धीरे धीरे उसका सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, एक मोबाइल मेडिकल यूनिट होती है जी। जो मोबाइल वैन जो है, जहां पे जन आरोग्य केंद्र नहीं है वहां पे वो जाती है, निश्चित दिन पे निश्चित समय पे वो जाती है और उसके कारण भी हम बहुत सारे मरीजों तक पहुंच पा रहे हैं। मुख्यतः जो बीमारी है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जिसमें जो
हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जो आजकल बढ़ते जा रहा है, और एक कम्युनिकेबल डिसीज जिसमें तमाम इन्फेक्शन के बीमारियां आती हैं। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि इन्फेक्शन का तो कंट्रोल हम काफ़ी कुछ कर पा रहे हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का जो प्रिवलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। और हम इन मोबाइल मेडिकल यूनिट और जो हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के मरीजों के भी की स्क्रीनिंग भी अन्य बीमारियों के साथ कर रहे हैं, जिससे कि हम उनके अर्ली स्टेज में उसकी पहचान कर पाएं और उसके कॉम्प्लिकेशन को रोक पाएं। जी अर्जुन। लगातार जैसे कि हमारा ये कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम सवर्णा छत्तीसगढ़ है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा पे हमने जैसे अभी हम आप लोगों के साथ में स्वास्थ्य पे चर्चा कर रहे हैं, ये जो क्या भूमिका है, ये संवरने में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या भूमिका है, अभी इस पे थोड़ा सा प्रकाश करें। ये सबसे जरूरी चीज है स्वस्थ होना, और स्वस्थ होने के लिए शिक्षित होने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अपन स्वास्थ्य की कीमत तभी समझते हैं जब अपन बीमार हो जाते हैं, तो हमें बीमार होने का इंतजार नहीं करना है स्वस्थ होने के लिए। थोड़ी सी शिक्षा, जैसे अपने आसपास सफाई रखना, खाने में पौष्टिक आहार लेना, कोई भी बुरी आदतों का या मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, ये अपने आप में काफी ज्यादा समाज को सुधारने के लिए एक अच्छा उठाया गया कदम है। सरकार इस पहलू के ऊपर अच्छा काम कर रही है, अपने तरफ से सारे प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है अभी फिलहाल में, वो काफी अच्छा है। इस स्थिति को अगर देखा जाए, इसी तरीके से अगर स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ती रही, काफी अच्छा एक पहलू अपने को देखने को मिलेगा। अब अपना राज्य जो है वो अंडर डेवलप नहीं रह गया, डेवलपिंग की तरफ काफी अग्रसर हो गया है। मैंने जैसे आपको पहले बताया, कुछ ही बीमारियां होंगी जिसका इलाज अब अपने पास संभव नहीं है, और जाने वाले समय में वो भी अपने पास उपलब्ध हो जाएंगे। आपने कोई ऐसा ट्रीटमेंट किया हो जिसमें जो बाहर व्यक्ति जा रहा हो उसका ट्रीटमेंट यहीं पे हो गया, कोई ऐसा एग्जाम्पल? ऐसे काफी सारे इलाज हुए हमारे पास। इसमें सबसे जो कॉमन बीमारी हम आज की डेट में यहाँ पे पाए हैं, छत्तीसगढ़ में देखें, वो है सिकल सेल एनीमिया, सिकलिंग कहते हैं उसे। सिकलिंग की जो बीमारी होती है उसमें सबसे जो बड़ी परेशानी एक हड्डी के डॉक्टर को देखने को मिलता है, वो होता है उसके जॉइंट्स खराब हो जाना। जॉइंट्स में कूल्हे का जॉइंट जब खराब हो जाता है तो उसको उठने में, बैठने में, चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसका एक इलाज संभव है जॉइंट रिप्लेसमेंट, जिसे हम कूल्हे का प्रत्यारोपण भी कहते हैं। ये पहले अपने यहां संभव नहीं हुआ करता था। महानगरों में इसका इलाज बहुत आसानी से संभव था। हमारे यहां भी इलाज में रायपुर के लिए लोग जाया करते थे। अब भिलाई में सारे प्रकार के इलाज अपने पास उपलब्ध हैं। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं, चूंकि मैं मरीजों का नाम इस मंच में नहीं बोल सकता, लेकिन अब सारी सुविधाएं अपने पास उपलब्ध हो चुकी हैं, और इसमें बहुत ज्यादा हद तक अपने आसपास की सारी चीजों की मैं सहायता लेता हूं। हर एक इलाज केवल अकेले मेरे माध्यम से नहीं होता, मुझे एनेस्थीसिया की टीम चाहिए होती है, मेडिकल फिटनेस चाहिए होता है, काफी सारी चीजें, तो ये सब एक टीम एफर्ट होता है। तो इसलिए हमारा स्टेट काफी डेवलप हो चुका है। कुछ भ्रांतियों पे आऊंगा। हम लोग जब कुछ ऐसे तबके में जाते हैं तो लोगों का हेमोपैथी के प्रति जो है उतना अच्छा रुझान नहीं रहता है, तो क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? जी हाँ, देखिए, वो पहले के लोग सोचते थे, लेकिन आज बिल्कुल भी वो नहीं है, क्योंकि आपके चीफ एडिटर मिस्टर ललित साहू जी मेरे क्लिनिक जाते रहते हैं। वो जानते हैं, अब आज अगर आप मेरे क्लिनिक में जाएंगे तो शायद 4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा आपको। तो वो अगर बात होती तो रोज आज आते और आज की अपॉइंटमेंट मिल जाता। तो वो दिन चले गया है। जो होम्योपैथिक से लोग दूरी बनाना चाह रहे हैं वो नहीं है। पहले से सोच में और अभी का सोच में बहुत अंतर आ गया है। लेकिन होम्योपैथिक के बारे में ऐसा एक बनाया गया और कि होम्योपैथिक में बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, बहुत जल्दी उसमें बीमारी ठीक नहीं। देखिए, कोई भी डिजीज अगर सर्जरी के केस है और उसको आप दवाई से ठीक करना चाहेंगे, उतना टाइम तो देना पड़ेगा। अगर आप कोल्ड कफ और लूज मोशन के लिए आए हैं, जरूर वो 1 दिन में ठीक होगा। कोई भी ट्यूमर के लिए आए हैं, वो तो 1 दिन में ठीक करना पॉसिबल नहीं है। अगर मान लीजिए, आजकल अधिकतर लोग तो ये चाहते हैं कि उनकी बीमारी छू मंतर हो जाए, मतलब डॉक्टर के पास गए और बीमारी तुरंत ठीक हो जानी चाहिए। जी जी बिल्कुल, वो पॉसिबल है। एक्यूट डिसीज में जरूर होता है, क्योंकि हमारी दवाई जीभ में डालने से तुरंत स्टोमक में नहीं जाती है, जीभ से सीधा न्यूरॉन्स में जाके करता है, तो विद इन सेकेंड हमारी दवाई काम करती है। लेकिन कोई भी अगर क्रॉनिक पैथोलॉजी है, जैसे कि मैं लंबर स्लिप डिस्क, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, कई केस में ठीक किया हूं, 100 केस ठीक किया हूं, जिनकी ऑपरेशन का डेट हो गया था, और उसमें एलोपैथिक डॉक्टर भी शामिल है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी शामिल है, होम्योपैथिक डॉक्टर भी शामिल है, जिनकी केस मैं ठीक किया हूं। विद रिकॉर्ड है मेरे पास, फोन नंबर, घर एड्रेस, सब कुछ है, जिनको मैं ऑपरेशन से बचाया हूं। तो ये पॉसिबल नहीं है ना, वो दवाई दिए जिम में और घर जाते जाते तुरंत आपका स्लिप डिस्क ठीक हो गया। उसमें जरूर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना समय देना पड़ता है। तो केस टू केस वेरी करता है। कोई अगर
ऑस्टियोआर्थराइटिस लेके आ रहा है और उसको ठीक करना है, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। चलिए डॉक्टर रघुवेंद्र, आप किस तरह का अपने हर रोज के प्रैक्टिस में क्या बदलाव देख पा रहे हैं? सर, सबसे कॉमन जो बीमारियां हैं, सबसे जी। कॉमन जो बीमारी है, अब जैसे मौसम चेंज होने से सर्दी खांसी सबसे कॉमन है। तो सर्दी खांसी होना आगे, और फिर आगे चल के निमोनिया डेवलप हो जाना, ये सब क्या है, जब पेशेंट जो है अगर उनको जल्दी से अगर वो डॉक्टर के पास अगर आ गए, जल्दी से उनका इलाज हो गया, जल्दी से उसका जांच हो गया, जांच होने के बाद जल्दी से इलाज हो गया, तो उसका जो है रिजल्ट काफी अच्छा रहता है। अगर वो कुछ लेट आया, एकदम निमोनिया डेवलप होने के बाद आया, या कुछ मरीज ऐसे रहते हैं कि सर्दी खांसी होता रहता है लेकिन आ नहीं रहे, या बुखार आ रहा है, तो जल्दी से वो इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, कुछ बीमारी ऐसा है जैसे कोई टीबी का बीमारी है, अगर टीबी की बीमारी हम जल्दी उसको पकड़ लें और समय रहते हम उसका जल्दी से इलाज कर दें, जैसे टीबी का, जैसे कुछ बीमारियां होता है जिसका इलाज ही थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन चलता ही है, जिसमें एक टीबी का बीमारी है जिसमें हमको 6 महीने का दवाई तो उनको हमको देना ही पड़ता है, क्योंकि आप 6 महीने का अगर मरीज आएगा, हम बोलेंगे आप 6 महीने का आप दवाई लोगे, तो सबसे पहले तो मरीज यही करता है 6 महीना मेरे को खाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा शॉर्ट जल्दी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अपन जो है काउंसलिंग करके, प्रॉपर काउंसलिंग करके जो है 6 महीना तो हमको उसको देना ही पड़ता है। लेकिन एलोपैथी में लंबा ट्रीटमेंट बहुत सारे साइड इफेक्ट्स को भी जन्म दे देता है। हाँ सर। लोग उससे बचना चाहते हैं। बचना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसे हैं जिनका इलाज ही जो है वो जल्दी संभव है ही नहीं। जैसे आप देखिए फॉरेन में, कई देशों में आपको एंटीबायोटिक दिया ही नहीं जाता, वहां बैन है। नहीं सर, कुछ बीमारी ऐसा है जिसका आपको एंटीबायोटिक तो लेना ही पड़ेगा। अगर इन्फेक्शन है, जैसे टीबी का बीमारी है, तो टीबी में तो आपको एंटीबायोटिक देना ही पड़ेगा। निमोनिया अगर डेवलप हो गए तो एंटीबायोटिक, हाँ जनरली ये है कि जो भी एकदम सर्दी खांसी में जो आ रहे हैं, तो हर किसी को एंटीबायोटिक दे देना ये गलत है। भाई सर्दी खांसी आजकल तो जरूरत लोग नहीं क्या है है, कि कोई भी बीमारी हुई, दुकान पे गए, उससे बोला और दवा ले लेते हैं। हाँ, मरीज का सबसे सर, मरीज को ये है कि भाई जितना जल्दी, जितना अप्रोच हो सके, जितना आसानी से अप्रोच हो सके, चाहे वो आप पास में है तो पास में जो डॉक्टर है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसको आप, जैसे आप झोला छाप बोल रहे थे, झोला छाप डॉक्टर है, या मेडिकल के जो मेडिकल दुकान है, तो उनको भाई सर्दी है तो आप मेडिकल दुकान में जाके बोले भाई मेरे को एक सर्दी का या बुखार की दवाई दे दो, तो मेडिकल वाला जो प्रैक्टिस का जो दवाई दे रहा है, जो जनरल प्रैक्टिस जो कर रहा है, उसको जितना नॉलेज है वो उतना ही देगा वो। इसीलिए एंटीबायोटिक जो है, वहां पे एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता है। अगर आप जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जैसे हमारे पास आएंगे, तो हम हर किसी को एंटीबायोटिक का वो नहीं देंगे, क्योंकि सर्दी खांसी इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एकदम ज्यादा कोरोना में तो एंटीबायोटिक स्टेरॉइड खूब दिया गया, स्टेरॉइड पे स्टेरॉइड। स्टेरॉइड देना, एंटीबायोटिक देना, ये सब जो है वो रॉन्ग ट्रीटमेंट है, और कहीं ना कहीं वो इम्यून पावर को भी ह्यूमन कमजोर ऑर्गन करता पे है। काफी असर पड़ता है। हाँ आगे बिल्कुल चलकर। पड़ता है। अभी देखिए कि लोग चलते चलते उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है, खेलते हार्ट अटैक आ जा रहा है, हाँ। जो कि काफी वो चुस्त दुरुस्त है, डेली हर रोज वो जिम एक्सरसाइज करें, तब भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। हाँ, कुछ चीजें तो है सर जो बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। स्टेरॉइड है, इतना आसानी से स्टेरॉइड का यूज जिस बीमारी में यूज करना हो, जहां उसका रोल है, जहां एंटीबायोटिक का रोल है, वहां उसका यूज करना जरूरी है, लेकिन जिसमें हर किसी को दे देना ये अच्छी बात। अब भारत में तो पैरेलल पैथी जैसे आयुर्वेद पे बहुत बड़े स्तर पे काम चल रहा है, जो हमारा इतिहास रहा, संस्कृति में रहा, उससे किस तरह का बदलाव आप देख पा रहे हैं? आयुर्वेदिक हाँ, पैरेलल जो पैथी जो शुरू हो रही है। सर, आयुर्वेद पे तो मैं ज्यादा नहीं वो कर पाऊंगा, लेकिन पैरेलल जो पैथी आप देख पा रहे, पैरेलल पैथी। हाँ, पैनल पैथी सर ऐसा है कि जो कोई भी बीमारी हो, जिसका भाई एक तो एजुकेशन जो है वो होना चाहिए कि एकदम पेशेंट को उस बीमारी के बारे में पता होना चाहिए। सबसे ये है कि इन्वेस्टिगेशन, उसका जांच वो आसानी से होना चाहिए, सही तरीके से जांच होना चाहिए, उसके बाद ही उसका जो है वो इलाज होना चाहिए। इस तरीके से अगर सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें। चलिए डॉक्टर मनोज, किस तरह का और पॉजिटिव डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं दुर्ग में हेल्थ सेक्टर में? सरकार की क्या कार्य योजना है आने वाले समय में?
शासकीय योजनाओं में अभी बहुत सारी योजनाएं हैं। एक तो जो आयुष्मान कार्ड का जो एक प्रावधान है, उसमें 70 वर्ष ऊपर वाले व्यक्तियों के लिए जो प्रावधान है, वय वंदन योजना, उसमें 5 लाख तक का जो निःशुल्क इलाज की सुविधा है। इसके अलावा जन औषधि केंद्र जो हैं वो काफी मात्रा में खोले जा रहे हैं। हमारे दुर्ग जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जन औषधि केंद्र का ड्रग लाइसेंस मिल गया है, जो हमारे 9 संस्थान हैं। जिला अस्पताल का भी ड्रग लाइसेंस मिल गया है, लेकिन जो एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ मेडिसिन का जो एक स्टोर का लाइसेंस है वो बचा है। मैं समझता हूं कि एक आध हफ्ते में हमारे पूरे जन औषधि केंद्र खुल जाएंगे, जहां पे सस्ती और जो जेनरिक दवाइयां हैं उसकी उपलब्धता होगी। इसके अलावा जो विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, अभी एक आपने सुना होगा 100 दिनों का एक कुष्ठ और टीबी का जांच खोज अभियान चल रहा है, जिसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसको प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और यहाँ पे 7 दिसंबर को उद्घाटन हुआ है। उसके तहत हम टीबी के इरेडिकेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एलिमिनेशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एक सघन अभियान चलाकर टीबी और कुष्ठ के खिलाफ और सभी मरीजों का एक साथ उपचार करके आगे उसका जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको हम रोक पाएं। इसी तरह से टीकाकरण भी हमारा जो सघन टीकाकरण अभियान चलता है, जिसमें हम विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए बच्चों को टीका लगाते हैं। एक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसमें कि हमारी टीमें स्कूलों और आंगनवाड़ी जो केंद्र हैं वहां पर जाकर बच्चों की स्क्रीनिंग करती है और उसमें जो बीमारियां होती हैं, जो वंशानुगत आनुवंशिक बीमारी है, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है, उसके जो चिन्हित करके उनको हम जो निर्धारित स्थानों पे उसका ऑपरेशन या उपचार कराते हैं। इस तरह की विभिन्न योजनाएं हैं जिसके कारण हम स्वास्थ्य जो समाज में स्वास्थ्य की जो समस्या है उसका निराकरण करते हैं। चलिए, इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो हमारे सहयोगी से बात हुई कि जो विभिन्न झोला छाप डॉक्टर की जो बात उठी थी, आमतौर पे जो एक उपचार की जहां तक बात है उसको तकनीकी रूप से सक्षम होना चाहिए, और ये सक्षमता का प्रमाण, जैसे मुझे अगर गाड़ी चलाना आती है तो इस बात का फिर भी मेरे को ड्राइविंग करने के लिए एक लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। मुझे कानून का ज्ञान है मुझे, लेकिन कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए मुझे बार काउंसिल से एक पंजीयन कराने की जरूरत है। उसी तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि किसी ने कहीं से कंपाउंड्री में सीख लिया या कोई छोटी मोटी डिग्री ले ली, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है और वो क्या उस जो कार्य वो करना चाह रहा है उसमें सामर्थ्य है उसका, और जो बेसिक उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, इस बाबत जो एक नर्सिंग होम का लाइसेंस है वो लेना आवश्यक है। उसके बिना जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उचित नहीं है। डॉक्टर नासिरी, काफी यंग हैं आप और मुझे लगता है काफी अर्ली एज में आपने बहुत सी जटिल बीमारी को ठीक किया होगा, लेकिन विश्वास काफी मायने रखता है। पैथी कोई भी हो, विश्वास अगर आपका किसी पैथी के प्रति होगा और आप विश्वास के साथ में तन मन धन के साथ में लगे रहेंगे तो बीमारी को ठीक किया जा सकता है। जी सर, विश्वास तो रिजल्ट से ही आता है जी। जब तक आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तब तक विश्वास नहीं आएगा। कितना भी आप बोल देंगे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपको रिजल्ट दिखाना है पेशेंट को। और मैं 2 चीज मानता हूं, एक लूटपाट नहीं करना है। कभी हमारे पापा मम्मी ने हमको सिखाया, गुरु ने सिखाया। तो आप जानते हैं बहुत ही कम फीस में मैं काम करता हूं और काफी चैरिटी क्लिनिक करता हूं मैं। जिन लोग फीस देने लायक नहीं होते हैं उनको मैं घर पहुंचा के दवाई देता हूं। साहू जी भी जानते हैं अच्छे से। रामकृष्ण परमहंस जो सेक्टर 7 में क्लिनिक है, वहाँ हर मंगलवार में लगभग 50 से 100 मरीज देखता हूं, जो कि दवाई की खर्चा तक मैं खुद देता हूं। तो बस इसी से विश्वास आता है और कुछ नहीं है। तो कोशिश कर रहा हूं कुछ अच्छा काम करने का, भगवान करे ऐसे ही अच्छा चलते रहे। लेकिन आपको नहीं लगता है कि आजकल ये सेक्टर जो है पैसा कमाने वाला सेक्टर बन गया है? बड़े स्तर पर कॉर्पोरेट अब इन्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, वो एक अलग मैटर है। पैसा तो मैं भी कमा रहा हूँ, ऐसा नहीं है नहीं कमा रहा हूँ। 150-200 मरीज देख रहा हूँ, पैसा तो घर तो चल ही रहा है। ठीक है, लेकिन एक अंधाधुंध जो रेस, ठीक है, कोई सोचता है 10 साल में पैसा कमा लेंगे, मैं सोचता हूँ 50 साल में कमा लूंगा। इतना ही सोच का ही अंतर है और कुछ भी नहीं है। चलिए, लेकिन एक बात पे और आना चाहूंगा। इतनी सारी बातें हो रही है अनुराग जी, और जब भी इंडिया के हेल्थ इंडेक्स की बात होती है वर्ल्ड वाइड, बहुत पीछे हैं हम लोग। हमारे पड़ोसी कंट्री से भी हमारी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? जो हेल्थ इंडेक्स है उसके पैरामीटर्स बहुत सारे होते हैं। कुछ विभिन्न सुविधाएं जो हमारे पास उपलब्ध है
उसके माध्यम से अगर अपन देखें तो हम बाकियों से काफी ऊपर है। अभी आप लोगों को मैं बता रहा हूं, इससे पहले मैं हैदराबाद में था, वहां पे सबसे ज्यादा मरीज जो थे वो बाहर से आते थे। हमारा फॉरेन टूरिज्म जो मेडिकल टूरिज्म वो बहुत ऊपर है। तो अगर सारे इलाज बाहर से अपने पास कमजोर है तो बाहर से लोग हमारे पास आ क्यों रहे हैं? दूसरी चीज, सस्ता है, सस्ता है तो सस्ता बहुत जरूरी है ना जी। अच्छा कर रहे हैं, सस्ता कर रहे हैं तो बहुत आवश्यक है। आज की डेट में लोग शरीर पे खर्च नहीं करना चाहते, कहीं पे भी कोई भी इंसान शरीर पे कुछ खर्च नहीं करना चाहता। वो हेल्थ की कीमत तब समझते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं। मैंने बताया ना, यूज और अब्यूज ये दोनों के बीच में सिर्फ एबी का फर्क है और कुछ नहीं है, जैसे सर ने आपको बताया। नहीं लगता कि जो अत्याधुनिक सुसज्जित जो शहर हैं, जो बड़े शहर हैं जी जिनको मेट्रो सिटीज का तमगा मिला है, वहां हाँ। पे हेल्थ एजुकेशन बहुत बेहतर है जी लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाइए, चाहे ब्लॉक पे, चाहे जो अर्बन बॉडी के जो भी छोटे मोटे शहर हैं, वहां पे हेल्थ उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया है। आज भी मरीजों को बड़े शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है अच्छे इलाज के लिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी आवश्यकता तो है और धीरे धीरे हर चीज समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है। पहले जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी उस हिसाब से अभी काफी सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी हैं। हम वैसी बहुत सारी चीजें कर पा रहे हैं अभी जो आज से 5 साल पहले हम सोचे नहीं थे संभव हो पाएगा। यहाँ पे अभी फिलहाल में आरोग्यम अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, ये इतना आसान ऑपरेशन नहीं है जो इतना आसानी से कहीं पे भी हो पाए। जी। इसके लिए लोगों को पहले हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली जाना पड़ता था। काफी बड़ी बड़ी चीजें अपने यहाँ हो रही है और समय हर चीज के लिए लगता है। समय से ज्यादा बलवान तो कोई नहीं है। जी, पहले एक सेक्टर 9 का हॉस्पिटल था जो काफी जिसपे विश्वास लोगों का था, जी। लोग वहीं आंख मूंद कर जाते थे। मुझे जी। लगता है कि अब परिवेश और नजरिया भी बदला है लोगों का। डॉक्टर रघुवेंद्र। सर, बेसिक जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो सर स्टार्ट होता है एजुकेशन पे। अगर जैसे मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में डिपेंड करता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, वहाँ एजुकेशन टीचर कैसा है, और डॉक्टर अगर पूरे 5 साल अच्छे से उसको एजुकेशन मिलेगा तो वही डॉक्टर बन के आगे वो कैसे वो मरीजों का इलाज करेगा। तो पहले जैसे देखते हैं हम लोग, जब हम पीएमटी का तैयारी करते थे, पीएमटी के बाद हमारे पास सिर्फ ऑप्शन था 2 ही मेडिकल कॉलेज, या तो रायपुर का था या सिम्स का। आज की डेट देखें तो कम से कम इतने सारे मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से अच्छे से जो है हेल्थ सिस्टम जो है काफी प्रोग्रेस किया है और आगे ऐसा करेगा भी। अर्जुन। जैसा कि सर ने बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे तक में जाते हैं और वहां पे इलाज सुविधाएं सरकार मुझे लगता है हर जगह जो है उपलब्ध करा रही है, और ऐसी तमाम सारी खबरें आती हैं जिन खबरों को देख करके दिल दुखता है कि सरकार इतना सब कुछ कर पा रही है और इलाज नहीं मिल पा रहा। सर देखिए, किसी भी बीमारी के उपचार में 2 पहलू होते हैं। जो मरीज की तकलीफ होती है उसकी डायग्नोसिस करना, और डायग्नोसिस के बाद उसकी बीमारी का पता लगाना, और उसके बाद उसका उपचार करना। जहां तक मरीज की बीमारी का पता लगाने में जो भूमिका है चिकित्सक की, पहले मरीज के एग्जामिनेशन करके उसकी हिस्ट्री से ही बीमारी का पता लगाया जाता था। अब थोड़ी सी जांच के ऊपर ज्यादा निर्भरता हो रही है कि कोई भी बीमारी आती है, कोई तकलीफ बताता है, उसकी बहुत सारी जांचें लिखकर ही बीमारी की डायग्नोसिस की जाती है। आमतौर पे अगर कोई जांच की सुविधा नहीं है तो भी मरीज की हिस्ट्री और उसके क्लिनिकल एग्जामिनेशन से बहुत सारी बीमारियों का डायग्नोसिस हो सकता है। और उसके बाद जो उपचार की बात है, उपचार भी या तो सर्जिकल उपचार होगा या मेडिकल उपचार होगा। मेडिसिन का उपचार, अगर मान लो किसी टीबी की बीमारी है तो उसका उपचार दुर्ग में भी वही होगा, बंबई में भी वही होगा, या कहीं और भी चला जाए तो वही होगा। तो मेडिकल उपचार तो लगभग एक जैसा ही है। सर्जिकल उपचार में जो नई नई तकनीक आई हैं वही महानगरों में जाने की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें भी बहुत सारी तकनीकें हमारे रायपुर या दुर्ग में भी उपलब्ध हो गई हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास हो रहा है तो अधिकतर बीमारियों का उपचार और निदान जो है वो हमारे यहाँ पे हो पा रहा है। चलिए, तो इस सेशन को यही समाप्त करेंगे और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आपसे 1 मिनट का बस टाइम लूंगा मैं। जी, जी। एक बार सभी मेरे सामने जो बैठे हैं, एक छोटा सा एक हेल्थ टिप्स है मेरा, हाँ। और एकदम मेडिकली नहीं, जस्ट आम भाषा में समझाना चाहूंगा। हमारी बॉडी में 2 सिस्टम चलता है, एक एल्कलाइन सिस्टम, एक एसिडिक सिस्टम। तो हम डॉक्टर, हमारे पास आप लोग कैसे नहीं आएंगे उसका तरीका मैं बता रहा हूं, जो एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं।
तो हम आने के बाद क्या कर रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट आना हम आपको कैसे नहीं है वो सिस्टम को अगर समझना चाहेंगे तो खाने में जो भी चीज पकता नहीं है, जो कच्चा चीज है जैसे कि फ्रूट, सलाद, अंकुरित, कोकोनट वाटर, ये अल्कलाइन होता है। ये जितना ज्यादा आप सेवन करेंगे उतना हमारे पास नहीं आने का आवश्यकता बढ़ जाएगी, आपको आना नहीं पड़ेगा। दूध, शक्कर, गेहूं, मैदा, ये सब चीज जितना कम करके आप फ्रूट, सलाद, कच्चा चीज में जितना जाएंगे उतना आप हेल्दी महसूस करेंगे। बस थैंक यू सो चलिए, मच। बहुत अच्छा आपने हेल्थ टिप्स दिया और साधना न्यूज का मंच आप सभी का बहुत बहुत आभारी है। इस खास चर्चा में आप सभी शामिल हुए, धन्यवाद। बिल्कुल, दर्द को दर्द से ना देखो और दर्द को भी दर्द होता है, दर्द को दर्द से ना देखो और दर्द को भी दर्द होता है, आखिर दर्द में एक डॉक्टर ही हमदर्द होता है। जी हाँ, किंतु डॉक्टर्स की परेशानी है कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, तब कहीं जाकर बेहतर स्वास्थ्य मिल पाएगा। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, साथ ही प्रतीक चिन्ह देकर हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करना चाहेंगे। हम चाहेंगे मैनेजिंग एडिटर साधना न्यूज आर.के. गांधी जी डॉक्टर मनोज दानी जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करें। साथ ही ललित साहू जी संभाग हेड दुर्ग हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर अनुराग चंद्राकर जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे।